सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी उत्कर्ष मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। और सबसे पहले ये जो थीम का काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि जो वाइट थीम होती थी ना इसके बैकग्राउंड में, तो वो काफ़ी आंखों में चुभती थी, मेरे भी चुभती थी, मैं बैठ के लगाता था। तो मेरे को पता नहीं था ये सब चेंज कैसे होता है। तो अपने भाईजान को बोला है छोटे भाई को बोला तो उन्होंने करके दिया है। तो अब ये ब्लैक थीम हो गई है इसकी, मतलब डार्क थीम हो गई है ना। तो अब वाइट नहीं रहेगा, बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया था, मैं भी इससे थोड़ा परेशान था, बट थोड़ा मेरे को उतना होता नहीं ना, ये सब पता नहीं था, इस वजह से थोड़ा टाइम हो गया। उसके लिए सॉरी, बट हाँ अब से ये डार्क थीम में हम इसको करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। बाकी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम करेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुँचेंगे, और ऐसी ही छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में आपका बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो यहाँ से आप सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टेस्ट। स्टार्ट नाउ। चलिए फाइनली शुरू हो गया है। तो आज थोड़ा नया नया ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज डार्क थीम है ना, वैसे वाइट रहता है बैकग्राउंड। तो आज ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या खुल रहा है, बट हाँ इससे थोड़ा आंखों में उतना प्रेशर नहीं पड़ रहा, तो ये ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं पहले सबसे आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे मेरा ये मार्कर आएगा ना नकली वाला, ये तब चलना शुरू करता है जब स्क्रीन पॉज हो जाती है। जैसे ही मार्कर आता है ना, स्क्रीन पॉज हो जाएगी, उसके बाद ये काम करना शुरू करेगा। तो इस वजह से आपको यहाँ पे ये टाइम रुका हुआ दिखेगा, बट ये टाइम रुका हुआ नहीं है, ये बैक एंड में टाइम चल रहा है। स्क्रीन पॉज हो गई है, इस वजह से आपको रुका हुआ दिख रहा है। जैसे ये मार्कर हटेगा आपको टाइम दिख जाएगा, जहाँ से चल रहा है वहीं से कंटिन्यू रहेगा ये। ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप दूसरे तरीके से ना लें, बाकी तो आपकी इच्छा है, जिस मर्जी तरीके से लें। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इंग्लिश में देखना चाहें आप और हिंदी में। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ये होती है आपकी उत्तर से दक्षिणी ध्रुव, है ना। ये तो पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। तो इसका कुछ डायग्राम होता है ऐसे करके, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक इनकी रेखाओं की दिशा कुछ ऐसी होती है। आपको पता है मेरी साइंस उतनी अच्छी है नहीं, तो जो पीवाईक्यू के रट्टे हैं वही मैं कर सकता हूँ बस, और इतना साइंस में उतना नहीं है। ठीक है जी। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला यदि, यार ये रेड वाला इस पे अच्छा नहीं दिखेगा ना, एक बार कलर चेंज करके देखें इसका। ये येलो, हाँ ये वाला अच्छा दिखेगा इस पे। यदि भोजन पर 1500 रुपये खर्च होते हैं तो कपड़े पर कितना खर्च होगा, ये आपको बताना है। तो भोजन कहाँ है भाई, भोजन भोजन फूड, ये रहा। तो फूड पे आपके 170% खर्च हो रहे हैं। एक मिनट, ये लो, ये जो है ना ये फूड, इस पे इतने रुपए खर्च हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि कपड़े पे कितना खर्च होगा। तो 1500 रुपये खर्च हो रहे हैं भोजन पे, और भोजन पे 170% खर्च हो रहे हैं, यानी 170% की वैल्यू ये है। तो 1% की वैल्यू ये हो गई। निकालने की इसकी वैल्यू कपड़े की, तो कपड़े की 70% है, तो 70% की वैल्यू ये। ठीक है ना। 170% की वैल्यू मेरे को दे दी, तो मैंने 170 से डिवाइड किया इसको, तो 1% की वैल्यू आ गई। फिर मेरे को 70% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% में 70% से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो ये इससे गया, और 17 से डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो पॉइंट में आना चाहिए आंसर। तो पॉइंट में ही रखा, तो 15 सत्ते 135 डबल ज़ीरो, तो 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 800 के आसपास आना चाहिए अप्रॉक्स में भी। तो मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो कोई नहीं होना चाहिए आई थिंक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। इसने बोला क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखें 109 और 273, कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना। तो इस इट मीन्स कि सबसे पहले आप देखोगे इनके डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दो
नंबर्स के बीच का डिफरेंस। कई बार क्या होगा, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 1200 1300 होता, तो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, तो उसमें सबसे पहले आप इनटू का लॉजिक चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, तो इसमें प्लस माइनस चेक करें तो कितना है, 9 से 90 तो प्लस 81, और 90 से 39 तो 39 और 10 49। आपको दिखना शुरू हुआ, ये 9 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है। आगे देखें तो यहाँ पे कितना प्लस हो गया 40 50 60 24 और एक 25, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे एक छोड़ के 1 का स्क्वायर है ये, तो आगे 3 का स्क्वायर होगा 100%। और यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 6 और 3 9, ये 3 का स्क्वायर प्लस हो गया यहाँ पे। तो अब आगे कितने का स्क्वायर प्लस होगा, एक एक छोड़ के हो रहा है ना, 3 में से एक छोड़ेंगे, एक एक का स्क्वायर प्लस होगा, यानी कि 274 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देख लें। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यार ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ता हूँ, ना ही मैं एनालिसिस में इसको पढ़ पाता हूँ। अब की बार थोड़ा देख के रट्टा मारना पड़ेगा इसका भी, क्योंकि बार बार आ रहा है मॉक टेस्ट में और मेरे को करंट अफेयर वगैरह का उतना नहीं मैं पढ़ पाता टाइम की वजह से, ठीक है ना। चलिए हिंदी में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नदीय तटीय पत्तन है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और देश में हो रहे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी गवाह रहा। कौन सा पत्तन है जो स्वतंत्रता संग्राम और जो वर्ल्ड वॉर है उसमें भी, ये सबसे पुराना पत्तन पूछना चाह रहा है ना। तो सबसे पुराना है हमारा कलकत्ता वाला पोर्ट। कलकत्ता वाले पोर्ट को क्या कहते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट, ये उसका ही नाम है, और ये शायद 1800 समथिंग में बना था। बहुत पुराना पोर्ट है, सबसे पुराना है इंडिया का, ठीक है जी। चलिए, उस मूलधन पर 20% ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जो 2 वर्षों में 10% की ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतने रुपए देता है। मतलब जिस पे 2 वर्षों में 10% के रेट से इतने रुपए इंटरेस्ट मिलता है, उस वाली राशि पे आपको 20% के रेट से 3 वर्षों के लिए सीआई बताना है। तो देखो 10% के रेट से 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा, 10% आपको पता है कितना होता है, 1/10। तो कोई राशि 10 से 11 हो जा रही है पहले साल, दूसरे साल भी 10 से 11 हो गई, तो कुल मिला के राशि कितनी हो जा रही है, 100 से 121 हो जा रही है, ठीक है। उसने बोला है क्या कि 2 साल में आपको कितने इंटरेस्ट सीआई कितना मिल रहा है, इतना। और रेशियो में देखें तो कितना सीआई मिल रहा है, 21 रुपए का। तो 21 की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है, 105 00। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, तो 21 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 21 पंजे 105, तो एक रेशियो की वैल्यू होगी 500, ठीक है। और मेरे को मूलधन निकालना है, तो मूलधन ये होता है, प्रिंसिपल ये है 100, एक रेशियो की वैल्यू 500 है, तो 100 रेशियो कितनी हो गई, 500 के बाद 2 जीरो यानी कि 50,000। तो अब 50,000 को मान के आपको निकालना है सी आई, ठीक है। हमारी राशि आ गई 50,000, ठीक है। बोला गया इसने 3 वर्ष के लिए निकालना है 20% की रेट से, तो 20% का मतलब आप समझते हैं 1/5, तो राशि 5 से 6 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक, 5 से 6 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक, 5 से 6 हो जाएगी, 3 साल तक ये प्रोसेस चलेगा। तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर राशि 125 होती तो वो 216 हो जाती 3 साल में 20% के रेट से, यही तो होता है ना सीआई, ठीक है। तो इसमें सीआई कितना मिला मेरे को, तो 75 80 90 और 91, 91 सीआई मिल गया मेरे को, 125 रुपये इतने हो गए। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यानी कितना हो गया, ब्याज इसमें ऐड हो गया ना मूलधन में, तो 75 रुपये यहाँ से और 15 यहाँ से, 75 और 15 90 और एक 91, 91 रुपये का ब्याज मिलेगा अगर 125 रुपये की राशि है। लेकिन राशि तो कितनी है, 50,000 की, 50,000 रुपये राशि है, तो यानी 125 यूनिट की वैल्यू 50,000 दे रखी है। तो 125 यूनिट की वैल्यू 50,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू के लिए 125 से भाग दिया, ठीक है। कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 91, क्योंकि पूछा गया उसने सीआई पूछा है, सीआई पूछा है ना, हाँ सीआई पूछा है, तो इंटू 91 की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल दो, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 5 चौक 20, 400, तो 9 चौक 36 और 4 364 के बाद 2 जीरो, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। मक्खन दूध तेल किससे निकलता है, मक्खन जो है वो दूध से निकलता है, तेल किससे निकलता है, सीड्स बीजों से निकलता है ना तेल, तो जैसे सरसों के भी बीज होते हैं, उनको पीस के तेल निकलता है उनका। इंग्लिश में देख लो फिर हिंदी में देख लो। 1942 में क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया। भारत इसलिए भेजा गया था ना क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था उसके लिए भारत की सहयोग चाहिए था।
तो अमेरिका के खिलाफ स्पेसिफिकली तो नहीं होना चाहिए, तो गलत होना चाहिए आई थिंक। फर्स्ट वाला तो ये तो गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसने लॉर्ड वेवेल को हटाने की पेशकश की, जो उस समय के वॉइस रहे थे, हटाने के लिए थोड़ी भेजेंगे ये लोग। युद्ध समाप्त होने के बाद इसने पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने और शक्ति, इसी वजह से तो इसको अस्वीकार किया, क्योंकि इन्होंने डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की थी, जो कि पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती। प्रभुत्व की स्थिति के बाद गवर्नर जनरल की शक्तियां बनी रहेंगी, बिल्कुल यही चीज़ थी कि इन्होंने कहा कि अब जो गवर्नर जनरल होगा ना, उसकी शक्तियां भी बनी रहेंगी। आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लो, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नर है उसकी शक्तियां जो है वो बनी रहेंगी। ठीक है। चॉकलेट की बिक्री को आलेख के रूप में दर्शाया गया है, पूछा गया है इसने, क्वेश्चन ऊपर ही है। चॉकलेट की टोटल बिक्री जो है इतनी है। आपूर्ति की कमी के कारण दुकानदार के पास केवल 500 किटकैट उपलब्ध हैं। यदि किटकैट उपलब्ध नहीं है तो ग्राहक डेयरी मिल्क खरीदना पसंद करता है। उस दिन बेची गई डेयरी मिल्क चॉकलेट की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सारी चॉकलेट्स हैं, और कुल चॉकलेट की कुल बिक्री कितनी है? 10,000 है। और इसमें कितनी दे रखी है भाई? 10, 20, 30, 40। एक बार इसको काउंट करते हैं ना, टोटल कितना दे रखा है इसमें। 10, 20, 30। अरे भाई, कलर बदल देते हैं, इसमें दिख नहीं रहा येलो। 10, ऐसे काउंट करते, 3, 2, 5, 5, 10, 10, 8, 18, 24, 28, 30। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,000। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू इसमें 2 जीरो बढ़ा के है। ठीक है। पूछा उस दिन बेची गई डेयरी मिल्क चॉकलेट की संख्या ज्ञात कीजिए। डेयरी मिल्क कितनी बेची है भाई? डेयरी मिल्क ये डेयरी मिल्क 1200 बेची है। और इसने कुछ और भी बोला है क्या? ये बोला है इसने किटकैट उपलब्ध नहीं है तो ग्राहक डेयरी मिल्क खरीदना पसंद करते हैं। और किटकैट इसके पास कितनी है? कहाँ गई किटकैट? 1000 है। तो 1000 किटकैट बेचनी चाहिए थी उसको, लेकिन उसके पास केवल 500 किटकैट उपलब्ध हैं। तो उसने 1200 डेयरी मिल्क बेची, प्लस 500 किटकैट के स्थान पे और 500 डेयरी मिल्क बेची होगी। तो या तो 1200 आंसर होना चाहिए या 1700 होना चाहिए, है ना। लेट्स सी, 1700। ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला है कि किटकैट तो 1000 बिकनी चाहिए, बट एक्चुअली में तो 500 ही किटकैट उपलब्ध है ना यहाँ पे, इसने बोला। तो 1000 किटकैट की जगह पे 500 तो किटकैट हैं बस। तो वो जो 500 किटकैट नहीं है, उसके स्थान पे वो क्या देगा? डेयरी मिल्क चॉकलेट देगा। ठीक है। तो 1200 डेयरी मिल्क तो बेचेगा ही बेचेगा, प्लस 500 किटकैट की जगह पे भी 500 डेयरी मिल्क देगा। ठीक है। तो ये 1700 होना चाहिए इसका आंसर, आई थिंक। ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या आएगा? ये पैटर्न पूरा करना है। तो देखें, सबसे पहले तो ये वाली लाइन ऐसे आएगी, तो पहला वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों चारों ऑप्शन फर्स्ट को छोड़ के बाकी 3 ठीक लग रहे हैं, और बाकी सीधा सीधी आकृति इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लाइन को टच नहीं करना चाहिए, यहाँ पे लाइन को टच कर रहा है ये, तो चौथा ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे और तीसरे में से देखना है क्या सही हो सकता है। ये देखो, यहाँ पे बिल्कुल एकदम इक्वल टाइप बना रखा है, इसमें एक डंडी लंबी होनी चाहिए इसमें, देख रहे हैं ना यहाँ पे। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चलिए, इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। सातवाहन राजाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शुरुआती सातवाहन राजा आधुनिक आंध्र में उभरे। तो आंध्र प्रदेश, जो आधुनिक आंध्र प्रदेश है, उसी में तो सातवाहन थे ना शुरुआती। तो आई थिंक यही सही होना चाहिए, सही तो पूछा है। इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा? कॉट 1 से ले, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इसका जीरो होगा। जीरो क्यों होता है? देखो, इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए पीवाईक्यू में, कई बार कॉट 179 तक पूछ लेता है। तो जहाँ तक भी जाए, अगर कॉट 90 के आगे जाएगा ना, तो उसका आंसर जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि कॉट 90 की वैल्यू जीरो होती है। अब यहाँ पे इनकी जितनी भी वैल्यू होगी, उसमें मैंने इंटू जीरो कर दिया, तो सबकी वैल्यू जीरो ही होगी ना। कॉट 1 की जो भी हो, 2 की, 3 की, इन सब की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। एंड में मैंने इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर जीरो ही आना है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना है ना, ये पीवाईक्यूज में बहुत बार पूछा भी गया ऐसा क्वेश्चन। चलिए, इसमें इसको कलर को चेंज करें भाई, रेड वाला आज अच्छा नहीं है इसमें। टी से क्यू, तो टी से क्यू पे जाना मुश्किल होता है, इसलिए ना मैं क्यू से टी पे जाना चाहता हूँ। QRST +3 हो रहा है। अब मैं यहाँ से चेक करना चाहता हूँ, KLMN +3, NOPQ +3 हो रहा है ना। तो यहाँ पे +3 करने के लिए ये 11 है, तो 8 होना चाहिए यहाँ पे। तो 8 H है, HIJK। तो यहाँ पे H होना चाहिए। तो H सेकेंड वाले ऑप्शन में नहीं है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन खत्म। उसके बाद सेकेंड वाली देखो, A, B, C, D, E, F, G, H, I।
तो आई होना चाहिए, तो इस ऑप्शन में आई नहीं है सेकंड नंबर पे, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन खत्म, ये दो बचे। उसके बाद थर्ड में देखो बी, बी से वाई, यानी कि ऐसे चल रहा है, तो इधर से देखना शुरू करते हैं हम, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, तो फिर +3 हो रहा है। तो +3 के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये 19 है तो यहाँ पे होना चाहिए 16, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो पी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 तक रामसर सूची में जो हाल ही में जोड़े गए 5 में से कौन सा भारतीय आर्द्रभूमि नहीं है? आर्द्र, अब कौन कौन से जोड़े गए हैं ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ सोच सकते हैं क्या इसमें? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट, पुलिकट झील तो कोई रामसर साइट नहीं है ना, आई थिंक। पुलिकट झील कोई रामसर साइट नहीं है, ये शायद मॉक में आया था एक क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी मॉक जो वो है, कौन सी जो आर्द्र भूमि है वो उसमें नहीं आती, रामसर साइट में नहीं आती, तो शायद पुलिकट झील जो है ना वो रामसर साइट ही नहीं है, आई थिंक, जो मैं सोच पा रहा हूँ, मेरे को याद है तो। ये मॉक में ही था शायद क्वेश्चन, बाकी देख लेंगे है ना, बाद में देखते हैं इसको। हिंदी, नवजातों में अमाशय के रस में पाया जाने वाला वह कौन सा एक प्रोटीन पचाने वाला किण्वन है जो दूध प्रोटीन के पचने में मदद करता है? ये तो भाई पीवाईक्यू का भी है, और ये मैंने शायद एनटीपीसी के पीवाईक्यूज में ही देखा है। प्रोटीन पचाने वाला, प्रोटीन पचाने वाला होता है आई थिंक रेनिन होता है, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन था उसमें भी ऐसा कुछ था कि पेट में शायद हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl करके होता है, और उसमें प्रोरेनिन होता है, ये निष्क्रिय कुछ करके होता है, प्रोरेनिन, और उसके बाद HCl के साथ मिक्स होके वो सक्रिय हो जाता है और उसमें रेनिन करके बन जाता है वो। तो शायद आई थिंक ये होना चाहिए इसका रेनिन, है ना? पीवाईक्यू का ही है ये वाला क्वेश्चन। चलिए इंग्लिश में देख लें और फिर हिंदी में देख लें। सॉरी। गोपी और राशि किचन में काम करते हुए एक साथ इतने मिनट में खाना बना सकते हैं? गोपी राशि की तरह दक्ष है, उस समय की गणना कीजिए जब वे खाना पकाने को समाप्त कर सकते हैं। गोपी ने अपनी दक्षता 2 गुना बढ़ा दी, राशि ने अपनी दक्षता 3 गुना बढ़ा दी। तो देखो, एक तो गोपी बहू है और एक राशि है, क्या बात है, दोनों नाम ऐसे ही आ गए। दोनों मिलके काम कितनी देर में कर रही हैं? 22.5 मिनट में। ठीक है, और इसने क्या बोला, दोनों एक तरह ही एफिशिएंट है। ठीक है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो है इनकी, अगर गोपी बहू एक काम करती है तो राशि बहू भी एक काम करती है, तो दोनों मिला के कुल 1 घंटे में या 1 मिनट में कितना काम कर रहे होंगे? 2 काम कर रहे हैं, और कुल मिला के 22.5 मिनट में काम खत्म कर दे रहे हैं। इनकी एफिशिएंसी सेम है, तो अगर ये एक काम करते हैं तो ये भी एक काम करेगी। कुल मिला के दोनों एक साथ 2 काम कर रहे हैं और 22 मिनट में खत्म कर दे रहे हैं, 22.5 मिनट में। तो कुल मिला के 22.5 मिनट में काम कितना हो रहा होगा, इनटू करेंगे इसको, तो ये हो गया 45। तो भाई 45 काम हो रहा है, काम 45 हो रहा है ना, ठीक है, तो टोटल काम है 45। इसने बोला अब गोपी ने अपनी दक्षता 2 गुना बढ़ा दी, तो गोपी एक काम कर रही थी, अब 2 काम कर रही है, और राशि ने अपनी दक्षता 3 गुना बढ़ा दी, तो अब राशि जो है वो 3 गुना काम कर रही है। तो अब दोनों मिलके कितनी देर में काम कर देंगे? दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं अब, और 45 काम करना है, तो 5 ने 45, 9 मिनट में इस काम को खत्म कर देंगे, लेकिन ऑप्शन में तो 9 मिनट है ही नहीं। राशि की तरह दक्ष है, खाना पकाने को समाप्त कर सकते हैं। गोपी अपनी दक्षता को 2 गुना बढ़ा दे, गोपी को 2 गुना बढ़ा दिया। राशि ने अपनी दक्षता 3 गुना बढ़ा दी, राशि ने 3 गुना बढ़ा दी। तो अब ये काम करेंगे, 3 2 5, 5 3 45, 22.5 मिनट में दोनों एक साथ काम करते हुए काम कर रहे थे, दोनों एक जैसे दक्ष हैं। इसमें क्या गलती कर रहे हैं हम यार, 9 ही आना चाहिए ना आंसर तो। राशि ने अपनी दक्षता 3 गुना बढ़ा दी, इसने 2 गुना, 2 और 3 5। एक बार इंग्लिश में देखें सवाल, कोई क्या गलती हो रही है इसमें? वर्किंग इन द किचन कैन टुगेदर फिनिश कुकिंग इन इतने मिनट, गोपीज थ्राइज, ओ माय गॉड, गोपीज थ्राइस एज एफिशिएंट एज राशि। यार ये तो हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन ही अलग हो गया मेरे हिसाब से। इसने बोला गोपी और जो राशि है वो समान, जो उनकी कार्यक्षमता समान है, यानी एफिशिएंसी सेम है। यहाँ पे तो इनकी एफिशिएंसी अलग लिख रखी है, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा एरर है, ये हिंदी में अलग लिख रखा है, इंग्लिश में अलग लिखा लिखा हुआ है आई थिंक। तो भाई ये एग्जाम में भी होता है, तो भाई ये बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं टेक्स्ट बुक वाले कि ये एग्जाम लाइक कंडीशन से आपको रूबरू करा रहे हैं
कई बार एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, तो इसलिए भाई आदत डाल लो, थोड़ा सा इंग्लिश में भी चेक कर लिया करो अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो। ठीक है ना? तो यानी ये तो यार घपला हो जाता है, अभी मैं सोचता रहता। तो भाई टोटल काम कितना आया था हमारा? 45। और इसने बोला था गोपी थ्राइस एफिशिएंट है राशि से। तो राशि अगर एक काम करती है तो गोपी कितना काम, अब ये टोटल जो वर्क है वो भी तो बदल जाएगा। अगर राशि एक काम करती है तो गोपी कितना काम करती है? तीन काम करती है। गोपी तीन गुना एफिशिएंट है ना। तो कुल मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? चार काम कर रहे हैं, है ना। और कितने देर में काम खत्म कर दे रहे हैं? 22.5 मिनट में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? इंटू फोर, 22 चौक 88, 5 चौक 20, तो 88 और 2 90, तो टोटल वर्क 90 हो गया। अब इसने बोला गया था गोपी इंक्रीज हर एफिशिएंसी बाय 2 टाइम्स। तो गोपी गोपी ने 2 गुना बढ़ा दी, तो गोपी की 6 होगी एफिशिएंसी। ठीक है। राशि इंक्रीज हर एफिशिएंसी बाय 3 टाइम्स। तो राशि ने 3, तो इसने 3 बढ़ा दी। तो 6 और 3 9, अब ये मिलके 9 काम कर रहे हैं। तो टोटल कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे? 10 दिनों में या 10 मिनट में। यहाँ पे आ गया ना आंसर। तो भाई इस वाले क्वेश्चन में भाई थोड़ा सा आप देख लेना, है ना। आई होप कि, मुझे लग रहा है आप लोग भी इसमें फंसे होगे। वाई वी ये सब है, आगे देखना है क्या होगा। ठीक है। तो पहले नंबर से देखने की कोशिश करें, तो नंबर्स में कुछ दिख रहा है आपको? 4 में प्लस किया 5, और इसमें प्लस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। 4 में एक एक्स्ट्रा प्लस किया 5, 9 में एक एक्स्ट्रा प्लस किया 10, 9 19, 19 में एक एक्स्ट्रा प्लस किया 20, 30 39 आना चाहिए, नहीं आ रहा। 4 दूनी 8 और एक 9, 9 दूनी 18 और एक 19, 19 दूनी 38 और एक 39, नहीं आ रहा। 4 दूनी 8 और एक 9, 9 दूनी 18 और 2 20, 20 दूनी 40 प्लस 3। क्या बात है यार, बहुत बेहतरीन लॉजिक दे दिया इन्होंने तो। 43 दूनी 86, 86 प्लस 4। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या बोला है कि जो नंबर है ना, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 3, इंटू 2 प्लस 4, ऐसे किया है। इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे किया है। तो अब इसमें इंटू 2 प्लस 2 करना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18 और 2 20, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए खत्म। ठीक है। अब यहाँ पे देखना है वाई से वी, तो वाई से वी नहीं जाएंगे, वी से वाई पे जाएंगे। तो यहाँ से चलना शुरू करो। MNOP +3 PQRS PUV, तो एस आएगा शुरुआत में, दोनों में एस दे रखा है। अब लास्ट में देखो FGHI, एफ में +1 किया जी आया। अब जी में +1 करेंगे एच आएगा, फिर आई आएगा, लेकिन यहाँ पे ओ आ रहा है। तो एक बार फिर से +2 करके देखो, पहले +1 फिर +2, GHI, तो आई आना चाहिए। आई के बाद +3, IJKL, एल आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। तो अब इसमें +3 +5 करके देखो, FG +1 हो गया, +3 GHIJ, तो +3 किया तो जे आया। अब +5 करो, JKLMNO, बिल्कुल सही। देख रहे हो आप, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। तो +3 करेंगे तो जे आएगा, एस और जे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अल्फ़ाबेट्स में भी +1 3 5 7 ऐसे किया हुआ है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई ये। अष्टांगिक मार्ग मानवीय दुखों को दूर करने में हमारा मार्गदर्शन करता है। किस धर्म से संबंधित है आपको पता होगा, ये बौद्ध धर्म में है। जो दुख समुदय और ये सब चीज़ें हैं ना, दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, और अष्टांगिक मार्ग उसका, वो सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी, है ना, बौद्ध धर्म में। क्या बोल रहा है? CBD, तो CBD इसका कलर बदलना पड़ेगा वाइट में। CBD यानी इसकी माप बतानी है, क्या होगा यहाँ पे, क्या आएगा ये बताना है। तो भाई देखें अगर, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज यानी कि जो इसके अंदर, सर्कल के अंदर बनता है ना चतुर्भुज, उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। अगर मैं आपको पहले भी बताया था मैंने आपको, किसी मौके में, कि यहाँ पे ऐसे वाला जो चतुर्भुज बनता है ना, एक ही मतलब दो बिंदुओं से ऐसे करके, ये जो एक एंगल बना 100, इसके ऊपर वाला जो एंगल है ना, इसका आधा होता है, ये 50 डिग्री हो गया। ठीक है। तो ये 50 डिग्री हो गया। तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा? दोनों मिला के 180 होंगे, तो इसके सामने वाला हो गया 130 डिग्री। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और एक लाइन पे जो एंगल्स हैं उनकी जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बिल्कुल। तो अगर ये 180 है और ये वाला 130 है, तो ये वाला कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया, सिंपल। तो 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए। हम्म, कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो कुछ बिल्ली
चूहे हैं। ये रेड वाला अच्छा नहीं लग रहा है, ये चुप रहा है, हालांकि चलो इसको बाद में चेंज करके येलो ही करेंगे। सभी चूहे कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्ली चूहे हैं और सभी चूहे क्या हैं, कुत्ते हैं। ठीक है। सभी कुत्ते बंदर हैं, तो ये सारे कुत्ते क्या हैं भाई, बंदरों में आ गए। तो ये बंदर को बी एन से लिख देते हैं और बिल्ली को बी एल से लिख देते हैं। ठीक है। बिल्कुल। कुछ बंदर बिल्ली हैं, तो कुछ बंदर बिल्ली हैं, बिल्कुल ये वाला जो कॉमन है ना, ये वाला ये बिल्ली है। ठीक है। सभी बंदर चूहे हैं, तो सभी बंदर चूहे नहीं हैं, सभी चूहे बंदर हैं। तो ये सेकंड वाला गलत हो गया। केवल एक ऑप्शन निष्कर्ष, केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है। हम्म। हाल ही में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? देखो साइना नेहवाल तो घुड़सवार है ही नहीं। भवानी देवी भी आपको पता है फेंसिंग करती हैं, तलवारबाजी। दिव्या कीर्ति, हाँ दिव्या कीर्ति सिंह, ये ही है पहली भारतीय महिला अर्जुन पुरस्कार। हाँ, ये शायद मॉक में या फिर किसी एग्जाम में भी आया था। ये एग्जाम में आया था रिसेंटली किसी में, कि पहली भारतीय महिला कौन है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली, तो वो दिव्या कीर्ति सिंह ही है भाई। दो मात्राएं इस रेशियो में है, उनमें से पहली जो है, इसका कलर बदल दे, पहली 24 है तो दूसरी मात्रा क्या है, मतलब दो चीजें हैं जो इस रेशियो में है, उनमें से पहली जो 24, तो 8 की वैल्यू 24 है यानी इंटू 3 है, 8 3 24। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 3 27, ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ, ये आपके लेवल का सवाल है, बताओ आप, आपका लेवल इस, मतलब आपका लेवल तो बहुत ऊंचा है इससे भाई। चलिए, ये तर्क दिए हुए हैं कुछ, और ऊपर एक क्वेश्चन दिया होगा, इस क्वेश्चन के आधार पर ये तर्क सही है या गलत ये बताना है। क्या शेयर बाजार धन सृजन के स्रोत हैं, मतलब शेयर बाजार से पैसा बनाया जा सकता है? तर्क, हाँ शेयर बाजार में धन की वृद्धि होती है। भाई वृद्धि नहीं होगी तो लोग बनाए, मतलब शेयर बाजार में पैसे क्यों लगाएंगे, समाज सेवा के लिए थोड़ी लगाएंगे पैसा। तो आई थिंक ये तो ठीक होना चाहिए। नहीं, शेयर बाजार में किया गया निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। देखो ये भी ठीक है, वृद्धि तो होती है लेकिन बाजार जोखिमों के अधीन भी होता है, तो मेरे हिसाब से तो दोनों ठीक होने चाहिए। बट मैंने आपको पहले भी बताया कि इन वाले क्वेश्चंस में आपको मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप कुछ और सोच रहे होते हैं, एग्जामिनर कुछ और सोच रहा होता है, तो कई बार गलत हो जाते हैं। ठीक है। बट आपको मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना है कि आपके ये वाले सवाल गलत हो सकते हैं। ठीक है जी। कौन सा राष्ट्रीय आय खातों में अंतरण अदायगी का उदाहरण नहीं है? ट्रांसफर पेमेंट। तो अंतरण में, ये ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या आता है भाई, जो भत्ते वगैरह होते हैं, जो उपहार वगैरह होते हैं, दान होते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं ना अंतरण में, तो ट्रांसफर पेमेंट्स में तो इसका एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, भत्ते तो होने चाहिए, बेरोजगारी बीमा लाभ, शेयर धारकों को भुगतान किया गया लाभांश। तो आई थिंक लाभांश तो ट्रांसफर पेमेंट नहीं होना चाहिए ना, अंतरण अदायगी नहीं होना चाहिए ना। बाकी सब, बेरोजगारी बीमा, सामाजिक बीमा, परिवार भत्ते, आई थिंक थर्ड वाला नहीं होना चाहिए। बाकी लेट्स सी। इसका एचसीएफ निकालना है आपको। देखो मैंने एचसीएफ आपको पहले ही बताया था, एचसीएफ निकालने के तरीके आपको सबको पता है, बेसिक तरीका आप सबको पता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ना ऑप्शन से निकालते हैं, जब हमें पता है इन चारों में से एक आंसर है, तो बेफिजूल में क्यों इतना टाइम बर्बाद करना। हमें पता है एचसीएफ क्या होता है, वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटेगी। ठीक है। एलसीएम होता है वो सबसे बड़ी से बड़ी वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कटेगी, समझ रहे हो। तो एचसीएफ होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटेगी। तो पहले इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या देखी मैंने 16, तो 16 120 को काटेगी, बिल्कुल काटेगी। 48 को काटेगी, काटेगी। 108 को काटेगी, नहीं काटेगी। 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, तो ये नहीं काटेगी। 108 को नहीं काटेगी 16, तो 16 एचसीएफ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। 12 को चेक करो, 12 को काट देगी, 12 चौक 48, 12 निम्मा 108, बिल्कुल अब 12 ही इनका एचसीएफ है। खत्म काम, 5 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो बेसिक से करने की जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन को। चलिए, 8 लड़कियां हैं, केंद्र की ओर उन्मुख, एक वर्गाकार मेज। देखिए मैं, आपने देखा होगा कई बार मैं दो चीज़ों को अंडरलाइन करता हूँ, एक तो केंद्र की ओर और एक वर्गाकार मेज, एक शेप और एक केंद्र के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, बाहर की तरफ, बस इतना इंपॉर्टेंट है, बना दो फिगर। ठीक है। चलिए, ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो ए जो है वो बी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है। बी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा, 8 लोग हैं ना, तो देखो कुछ लोग कोने पे बैठे होंगे, कुछ बीच में बैठे होंगे। ठीक है। चलिए, एफ एफ ई के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, एफ ई के दाएं से दूसरे स्थान पे अभी नहीं बैठा सकते। ठीक है।
जो एच के बाएं से तीसरे स्थान पर, एच भी नहीं दिख रहा, ठीक है। जी ए और बी के मध्य में बैठा है, ए और बी के मध्य में कौन बैठा है, जी बैठा है, ठीक है जी। डी एच के ठीक बाएं बैठा है, तो एच यहाँ बैठा नहीं है। जो बी के बाएं बैठा है, देखो ये चीज मैंने आपको पहले से ही बताता आ रहा हूं मैं, जब ऐसे दो के बारे में बताए, डी एच के ठीक बाएं बैठा है, जो कि, अब जब यहाँ पे जो की बात की है ना, जो की होता है सेकंड वाले के लिए, और अगर यहाँ पे और लिखा होता कि और, तो और का मतलब होता है ये पहले वाले के संदर्भ में बात कर रहा है, समझे बात को। तो अब इसने बोला डी एच के ठीक बाएं हैं, जो कि ठीक बी के बाएं हैं, जो कि मतलब एच, एच जो है वो बी के ठीक बाएं हैं, तो बी के ठीक बाएं मतलब यहाँ पे कौन है, एच। और डी एच के ठीक बाएं हैं, तो डी जो है एच के ठीक बाएं, यानी कि यहाँ पे है डी, ठीक है। सी और डी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी और डी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, क्या दिक्कत है। जी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, तो एक दो तीन चार बैठा है नहीं अभी हमने, अब से शुरू से देखते हैं कौन सी चीज़ हमने मिस कर दी थी। ए बी के दाएं से, ठीक है। एफ ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ और ई यहाँ पे नहीं है। जो एच के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, देखो एच बैठ गया, और यहाँ पे जो बोला है, तो जो का मतलब सेकंड वाला, तो यानी ई जो है वो एच के बाएं से चौथे स्थान पर, एच के बाएं से यानी कि एक दो तीन चार, तो ई जो है वो एच के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है जी। और क्या बोला इसने आगे, एफ ई के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो ई के दाएं से दूसरे स्थान पर यानी कि यहाँ पे एफ बैठा है, ठीक है। और क्या, एक व्यक्ति बचा, बस जो बचा वो यहाँ बैठ जाएगा, ए बी सी, सी बचा तो सी यहाँ बैठ जाएगा, डी ई एफ जी एच बैठ गए सब। बोला क्या था इसने, जी के दाएं से चौथे स्थान पर, जी के दाएं से एक दो तीन चार, एफ बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आप सभी को पता है G20 का जो 2023 का एडिशन है वो भारत में हुआ, 2024 का जो है वो ब्राजील में हुआ, और भारत का तो आपको पता ही है, पूरा देश जानता है कि G20 हमारे देश में हुआ है, अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छह संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से दो संख्याओं का औसत इतना है, जबकि अन्य दो संख्याओं का औसत इतना है, शेष दो संख्याओं का औसत बताना है। छह संख्याएं, पहली दो, दूसरी अगली वाली दो, चार हो गई, बाकी की दो का बताना है। देखो इसमें आप कैलकुलेशन करते हो बहुत लंबी लेंदी कैलकुलेशन, वो नहीं करनी, हमें बोला इसने छह संख्याओं का एवरेज 3.95 है। अब हमने ये मान लिया कि सभी संख्याएं 3.95 हैं, ठीक है। तो शुरुआत वाली जो दो संख्या है उनका एवरेज कितना दिया, 3.4, और बाद वाली दो संख्या उनका एवरेज कितना दिया, 3.85, ठीक है, चार हो गई। अब जो पांचवी और छठी बची, पांचवी और छठी जो बची हमने मान रखा है कि वो भी 3.95 तो होनी चाहिए, जब एवरेज 3.95 है तो सब 3.95 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसने बोला कि शुरुआत वाली दो का एवरेज इतना है, तो हमारे हिसाब से तो 3.95 होना चाहिए, तो ये कितना कम है इससे, तो ये कितना कम है इससे, ये इससे कम है -5.55 है ना, 5 4 9 5, तो ये एक संख्या 0.55 कम है, तो टोटल कितनी संख्या है, दो संख्या है, तो इसमें टोटल कितने की कमी है, तो 1.1 की कमी है इसमें। एक संख्या 0.55 कम है, दो संख्याएं हैं टोटल, तो इसमें 1.1 की कमी है, ठीक है। यहाँ पे ये कितना कम है 9.5 से, 3.95 से कितना कम है ये कम है 0.10, और टोटल कितनी संख्या है, दो संख्या है, तो इसमें कितनी कमी है, -0.2 की, है ना। तो इसमें टोटल कमी कितने की आ गई, 1.3 की कमी है इसमें, है ना। तो यानी अगर ये संख्याएं 3.95 होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये 3.95 से कितना कम है, टोटल 1.3 कम है। तो यानी इन दोनों संख्याओं से लिया होगा ना इन्होंने, तभी तो ये सब संख्या 3.95 बन पाई। तो ये जो 1.3 इसमें कम है ये इन्होंने इनसे लिया था, है ना। तो यानी इनके पास 1.3 एक्स्ट्रा है, और हमसे पूछा गया दो संख्याओं का एवरेज, तो यानी इनके पास 1.3 एक्स्ट्रा है, तो बराबर बराबर दोनों को बांट दो, एवरेज बन जाएगा। तो इसको दो भागों में बराबर बांटेंगे, कितना बढ़ जाएगा ये 65.65, तो इन दोनों को 0.65 दे दो, तो इसमें 65 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 10, 9 6 15 और 1 16, 3 और 1 4, तो ये हो गया 4.6, ऑप्शन नंबर 1। जितना ज़्यादा समय मेरे को आपको इसको समझाने में लगा है उससे कई गुना कम समय आपको इसको करने में लगेगा, ठीक है जी। चलिए, श्याम गीता को बताता है श्रीलंका पहुंचने का रास्ता वायु मार्ग और जलमार्ग से है। धारणा, गीता को श्रीलंका जाना पसंद है। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है, वो किसी और वजह से पूछ रही हो, क्या पता। शाम को लोगों को सलाह देने का शौक है, अब जरूरी थोड़ी है वो सलाह दे रहा है, क्या पता पूछा हो उसने, गीता ने उससे, भाई जरूरी थोड़ी है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों गलत होने चाहिए, बाकी देखते हैं। चलिए इंग्लिश फिर हिंदी।
पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में विघटन और ऑक्सीजन की कमी से ऊर्जा का निर्माण निम्नलिखित में से किस में होता है? किस में होता है भाई? नो आइडिया, आगे बढ़ते हैं, बाद में देख लेंगे इनको। आंदोलनों पे विचार करना है। उपरोक्त में से कितने आंदोलनों में महात्मा गांधी सीधे तौर पे शामिल थे? खेड़ा सत्याग्रह बिल्कुल सीधे तौर पे शामिल थे। बारडोली सत्याग्रह तो भाई इसमें कौन थे? अपने वो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे मेन, ठीक है। साइमन कमीशन में तो मेन कौन थे? लाला लाजपत राय, उन्होंने ही नारा भी दिया था गो बैक। तो आई थिंक केवल एक होना चाहिए ये वाला, ठीक है, जिसपे सीधे तौर पे शामिल हैं गांधी जी। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करना हो या इसे कम करना डैश कार्य का गठन करता है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करना हो या इसे कम करना डैश कार्य का गठन करता है। स्टेबलाइजेशन, आई थिंक स्थिरीकरण होना चाहिए, स्टेबलाइजेशन होना चाहिए ना, स्टेबल करने के लिए करती है सरकार चीज़ें। अनुकूलन भी हो सकता है इसका, पर इसने लिखा है कस्टमाइजेशन। तो आई थिंक सरकार का काम स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, आई थिंक, है ना। बाकी बाद में देखते हैं इसको। चलिए, इसने क्या बोला? एक बल्लेबाज का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, उसका उच्चतम स्कोर तो महेश ने बताया नहीं आज। 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर हटा दिए जाते हैं तो शेष 38 पारियों में उसका एवरेज इतना रन है। बल्लेबाज का एक पारी में उच्चतम स्कोर कितना है? उसने बोला 40 पारियों में उसका एवरेज स्कोर कितना है? 50 रन है, ठीक है। तो 40 पारी में 50 एवरेज है, यानी कि वो हर पारी में लगभग 50 रन मार रहा है, ठीक है। उसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो मिनिमम स्कोर से 172 ज़्यादा है, तो मैंने माना उसका मिनिमम स्कोर एक्स है, ठीक है। तो उसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो इससे 172 ज़्यादा हो गया, ठीक है। यदि उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर को हटा दिया जाए, यानी इन दोनों को हटा दिया जाए, तो शेष 38 पारियों का एवरेज 48 रन है। देखो, 2 पारियां हट गई, ठीक है। तो मैंने कहा 2 पारियां हटी तो सभी पारियां 50-50 की थी। जब ये 2 पारियां हटी तो ये 50-50 तो लेके ही गई, है ना। 50-50 लेके गई। अगर ये खाली 50-50 लेके आते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज 50 ही रहती। बट इसने ये बोला कि एवरेज 48 हो गई, यानी ये सबसे दो दो और एक्स्ट्रा ले आए। तो यहाँ पे कितने थे? 38 लोग बचे थे, तो ये इन 38 लोगों से दो दो और एक्स्ट्रा लेके आ गए, तभी तो इनकी एवरेज कितनी बची? 48 बची ना। तो 38 लोगों से दो दो एक्स्ट्रा लेके आए तो कितना एक्स्ट्रा लेके आए होंगे? 40 दूनी 80, 76। तो ये 100 तो लेके ही आए और 76 एक्स्ट्रा अपने साथ ले आए, यानी ये दोनों कितना लेके आए? 176 लेके आए, ठीक है। और इसने बोला है ये दो, यानी कि एक मिनिमम वाली निकाली थी और एक मैक्सिमम वाली निकाली थी, तो ये दोनों मिला के कितनी है भाई? 176, है ना। ये दोनों मिलके 176 लाए हैं। तो 2x प्लस 172 176 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई ना। ये 174 रही कि 276। तो इसने बोला क्या है? बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर, तो ये कितना है? 172 और 2 174। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एक पासे के 3 फलक दिए गए, ट्रायंगल के अपोजिट क्या आएगा ये बताना है आपको। तो ये ट्रायंगल है, तो अगर आप पहले ऑप्शन से चेक करें, अच्छा आकृतियां हैं, तो देखो ट्रायंगल के साथ में जो है, जो ट्रायंगल के साथ में है इसके अपोजिट कभी नहीं हो सकते ना। तो एक तो ये वृत्त और एक ये क्या है? स्क्वायर, वर्ग। ना तो वर्ग इसके अपोजिट हो सकता ना वृत्त अपोजिट हो सकता, ठीक है। ट्रायंगल के साथ ये रेखा भी दे रखी है, तो रेखा भी इसके अपोजिट नहीं हो सकती, तो एक ही ऑप्शन बचा जो इसके अपोजिट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? पुष्कर, कर से कार्तिक। ये पहले भी मॉक में आया हुआ है और एग्जाम में भी आया हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन ये, ठीक है। इंग्लिश में देख लो और फिर हिंदी में देख लो। ये इसने क्या बोला है? इसको देखना पड़ेगा भाई। p की पावर 3/2, p की पावर 3/2 इंटू q की पावर 3/2, ठीक है। की पावर स्क्वायर करके दी हुई है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करें, p/3/2 हो जाएगी, तो p इंटू q/3/2, और 2 से 2 कट जाएगा तो p और q की पावर आएगी 3, ठीक है। अपॉन में ये कितना है? रूट p। तो रूट p को हम कैसे लिख सकते हैं? p की पावर 1/2, ठीक है, इंटू
क्यू की पावर 1/3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको ऐसे ही लिखते हैं, पी की पावर 1/2 इंटू क्यू की पावर 1/3। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर इसको इससे डिवाइड करें, देखो पी की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आधी है, तो डिवाइड करेंगे तो पी की पावर आधी बचेगी खाली। तो पी की पावर आधी बची, और यहाँ पे पी की पावर 3 है, और यहाँ पे यहाँ पे क्यू की पावर 3 है, और यहाँ पे क्यू की पावर 1/3 है। तो 3 में से 1/3 घटाना पड़ेगा। तो 3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा? 9 में से गया 8/3। तो क्यू की पावर बचेगी 8/3। ठीक है, आगे क्या दे रखा है इसने? ये, इसको हमने कर दिया ना, हाँ ये कर दिया। उसके बाद आगे क्या है डिवाइड में? पी की पावर 1/4, तो 2 दूनी 4, तो पी की पावर बची कितनी? इसको कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। पी की पावर बची, देखो यहाँ से 2 से 2 दूनी 4, पी की पावर 1/2 बची। ठीक है, इंटू क्यू की पावर कितनी बची? इसमें अपॉन में लिख लेते हैं ना, पी की पावर 1/2 इंटू क्यू की पावर कितनी है? 2/5। तो क्यू की पावर है 2/5। ठीक है, ठीक है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना है ना इसको। तो पी की पावर 1/2 8/3, 1/2 8/3 आई है पहले वाले की, 1/2 8/3। ठीक है, ये पहले वाले का आ गया सॉल्यूशन। अब इस दूसरे वाले का सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? देखें, 2 दूनी 4, तो पी की पावर 1/2 इंटू क्यू की पावर 2/5 अपॉन में, यहाँ पे क्या है? पी की पावर 2/3, माइनस में है तो पी की पावर को उल्टा कर देंगे, 3/2 हो जाएगी प्लस में। ठीक है, और क्यू की पावर है 3/4। चलो अब इसको घटाना है, 1 माइनस, इसको यही रहने देते हैं, 2/3 ही रख रख देते हैं ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 2/3, तो 3 और 4 7/6। तो नीचे की पावर आ गई, ऊपर की पावर आ गई, एक सेकंड माइनस करना है ना, हाँ 7/6। तो पी की पावर 7/6, और कहाँ गया? इंटू क्यू की पावर कितनी यहाँ पे? 3/4, यहाँ पे 2/5, तो 2/5 माइनस 3/4, तो 8 माइनस 15 अपॉन में 20, तो ये माइनस 7 बटा कितना है? 20। तो क्यू की पावर कितनी हो जाएगी? 20/7 हो जाएगी ना, उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा? इनको डिवाइड करना है ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? पी की पावर माइनस में आनी चाहिए, तो इसमें से 6 माइनस 14 अपॉन में 12, तो कितना आएगा? -8/12। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, माइनस का 2/3 तो नहीं आ रहा, 4/3 आ रहा है ना, तो यहाँ 7/6, 6 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई लग रहा है, इसको बाद में देखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा नहीं तो, है ना? कुछ बीच में मिस्टेक हो गई होगी इसमें। 7 व्यक्ति एक पंक्ति, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख मुख करके बैठे हैं। डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति हैं, तो डी बैठा है इसके दाएं पे, इधर की साइड 2 व्यक्ति हैं केवल। सी के बाएं 2 व्यक्ति, अब देखो 7 लोग हैं, इसके यहाँ 2 हैं, और ये तीसरा, तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 लोग हो गए। ठीक है, सी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी यहाँ बैठा होगा, जब इसके यहाँ पे लेफ्ट साइड में केवल 2 बैठे हैं। डी और जी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी अगर यहाँ पे है तो जी यहाँ होगा, तभी इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, सी और ई के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी और ई के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए डी का निकटतम पड़ोसी है, पड़ोसी नहीं है, ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी के आसपास ए नहीं बैठा, तो ए यहाँ बैठा होगा। सबसे दाएं कौन बैठा है? तो सबसे दाएं तो ये ई बैठा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? तो
हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? एक तो भारत के चीफ जस्टिस होंगे, और एक वहाँ का राज्यपाल होगा, और एक वहाँ का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। अटल सेतु का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अटल सेतु महाराष्ट्र मुंबई में बनाया गया। ये तो आपने पढ़ा होगा, पीवाई क्यू कह रहा हूँ, मॉक में भी आया है। ठीक है, चलिए इसका मान बताना है। ए की वैल्यू 2 रख के, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दी, तो ये कितना हो गया? √2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस 2 - 2 √0 हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्लस ये कितना हो जाएगा? √2 प्लस 1। यार ये हिंदी में गलत टाइप कर रखा है क्या? एक बार इंग्लिश में देखें क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे सही यही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये पूरा यहाँ पे है, ये है ये, अच्छा अच्छा ठीक है। 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√1, 2 और 1, 2 और 1 3, माइनस √2, और ये 2 में से 2 गया 0, तो ये आ गया यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये √3 -2 प्लस √2 प्लस √3, √2 से √2 कैंसिल, तो 2√3 आ गया। और नीचे क्या आ जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है ना, ये a है ये b है, तो a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये गया तो 2√3। तो 2√3 कहाँ पे आ रहा? a की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रख दूँ तो ये 2√3 बन जाएगा ना, बिल्कुल सही। रूट के अंदर a+1 यानी कि 2+1 है ना। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये कथन है, इसके आधार पर आपको एजम्पशंस बनानी है, धारणा बनानी है। ईमानदार लोग नीति निर्माता हैं, ऐसा इसने कहीं भी नहीं बोला कथन में। तो प्रत्येक नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, इस कथन के अनुसार ये दोनों धारणाएं लग तो नहीं रही हैं। ईमानदार लोग नीति निर्माता हैं ऐसा कहीं नहीं है। प्रत्येक नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं लग रहा मेरे को, तो दोनों ही गलत लग रहे हैं। लेट्स सी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के डैश मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई। सेकंड पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के कौन से मॉडल को अपनाया गया? औद्योगिकरण के रशिया वाले और रूस सी मॉडल को अपनाया गया। और ये पीवाईक्यू के ही हैं, आपको सारे पीवाईक्यू कम से कम पंचवर्षीय योजनाओं के तो सारे ही देखने हैं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चंस बार बार आते हैं बहुत सारे। अनिकेत ने एक रेडियो को कुछ हानि पर 760 रुपये में बेचा, ठीक है। यदि उसने इसे 920 रुपये में बेचा होता तो उसे प्रारंभिक हानि के 3 गुना के बराबर लाभ होता। देखो ऐसे बना लो एक लाइन, ठीक है। बीच में होता है कॉस्ट प्राइस, इसके इधर होती है हानि और इसके इधर होता है लाभ, ठीक है। इसने बोला 760 रुपये में बेचा, हानि हुई, तो 760 में बेचा, हानि हुई। हमने कहा x रुपये की हानि हुई, 920 रुपये में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, हानि के 3 गुना के बराबर। अगर यहाँ पे x की हानि हुई तो यहाँ पे 3x का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 4x। और वैसे कितना है? 760 से 920 तक 40, 40 हो गया, 800, 900, 120 और 40, 160। यानी कि ये 4x का डिस्टेंस 160 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 चौक 16, 40। x की वैल्यू 40 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 800, है ना। कॉस्ट प्राइस 800 हो गया ना, 40 इधर आ जाऊंगा, x प्लस कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस तक आ जाऊंगा, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट है, बताना है कॉस्ट प्राइस एक पूर्ण वर्ग से 100 कम है। तो कॉस्ट प्राइस 800 है और पूर्ण वर्ग 900 होता है, 900 से 100 कम है, बिल्कुल पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है। अनिकेत 15% का लाभ कमाता है, तो 800 रुपये की चीज़ 920 रुपये में बेच रहा है, तो 15% का लाभ हुआ क्या? 10% हो गया इसका 80, और 5% 40, तो बिल्कुल दूसरा वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। कॉस्ट प्राइस 800 से ज़्यादा है क्या? नहीं, ये वाला गलत हो गया। हानि का, सॉरी, हानि लाभ का 33.33% है, हाँ 1/3 ही तो है, ये भी ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट ठीक है, ए बी डी, ठीक है, ए बी डिविलियर्स। रिलेटिव को ऐसे लिखा गया है, इसको ऐसे लिखा गया है, इसको कैसे लिखा जाएगा बताना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको पता है, पहले से पहले का लिंक देखो और उसके बाद फिर पहले से लास्ट का चेक करना है, उसमें 80-90% आंसर आ जाता है। तो आर से जी पे जाना है, तो आर से जी का कोई लॉजिक उतना नहीं है, एक बार लास्ट से चेक करो, ठीक है। RST+2,
EFG+2, LMNABCTUVIJK +2 हो रहा है सब में पीछे से, है ना। तो क्वांटिटी को कैसे लिखा है, QRS, तो N में +2, तो N में +2 S आएगा, केवल पहले ऑप्शन में, और किसी में है नहीं। UVW, तो W आ रहा है, ठीक है, WB, इन दोनों में तो है ही नहीं, तो पहले ऑप्शन है जिसमें N में S है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें चेक की मत करो। निम्नलिखित में से कौन रुपए के अवमूल्यन का परिणाम होता है, तो रुपए का जो अवमूल्यन किया जाता है उसका सबसे बेस्ट जो रिजल्ट होता है वो होता है आपके एक्सपोर्ट में आपको फायदा मिलेगा, है ना। क्योंकि आपको पता है अवमूल्यन का मतलब होता है रुपए की वैल्यू गिरा देना इंटरनेशनल करेंसी के कंपैरिजन में। जैसे $1 80 रुपए का है, मान लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 80 रुपए का है, और मैंने इसका क्या कर दिया, अवमूल्यन कर दिया, मतलब क्या कर दिया, डिवैल्यूएशन कर दिया, डेप्रिसिएशन कर दिया, ठीक है। तो अवमूल्यन करने के बाद वो मैंने कर दिया, $1 80 का था, मैंने कह दिया $1 अब 100 रुपये का होगा। तो एक्सपोर्ट में कैसे लाभ होगा कि मैं यहाँ से भेज रहा हूँ कितने की, $1 की चीज़ भेज रहा हूँ, है ना। तो वो $1 पहले मेरे को मिल रहा था, उसमें 80 रुपये मेरे को मिल पा रहे थे, अब उस $1 से कितने 100 रुपये मिलेंगे ना। और दूसरे वाले को भी फायदा होगा, वो कैसे कि उसको $1 दे के पहले 80 रुपये का सामान मिल रहा था, अब उसको $1 दे के 100 रुपये का सामान मिल रहा है। ऐसे करके जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट फायदेमंद होता है अवमूल्यन से, ठीक है। तो निर्यात प्रतिस्पर्धी बनेगा। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित मुगल सम्राटों के नाम पर विचार करिए, और कालानुक्रमिक यानी कि इनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इनको लगाना है। तो सबसे पहले तो जहांदार शाह आएगा शुरुआत में 1700 के आसपास, जब ये लोग बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और वो लोग इनको बैठाने लगेंगे ना, सामंत वगैरह। तो थर्ड आना चाहिए पहले, तो थर्ड के बाद फोर्थ आएगा मोहम्मद शाह। अब अहमद शाह और आलमगीर सेकंड में से पहले कौन आएगा, आई थिंक पहले अहमद शाह आएगा, उसके बाद आलमगीर सेकंड आएगा, तो 2 और 1, 3 4 2 1। वेवेल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना ने प्रस्तावित किया कि वायसराय के पास वीटो शक्ति नहीं होगी, ये तो गलत है, वीटो शक्ति थोड़ी हटाई थी उन्होंने। इसने प्रस्तावित किया कि विदेशी मामलों और रक्षा विभागों को एक भारतीय सदस्य को हस्तांतरित किया जाएगा। विदेशी और रक्षा मंत्रालय के जो विदेशी और रक्षा विभाग के मामले थे वही तो इन्होंने अपने पास रखे थे, बाकी सबको हस्तांतरित किया था शायद। हाँ यही हुआ था। शिमला सम्मेलन में जिन्ना ने कांग्रेस द्वारा परिषद में मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करने का विरोध किया था, ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। तो कितने सही हैं, तो इसमें से कितने सही हैं, केवल 3। अब इसमें ये क्या कहना चाहता है समझ नहीं आ रहा, ये केवल एक ठीक है या इसमें कोई ठीक नहीं है लिखना है, या फिर केवल 3 ठीक है, अब सभी 3 लिखा है। तो आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं इन तीनों में से कितने सही हैं, तो केवल एक होना चाहिए। कहीं जल्दी से भागना पड़ेगा। अमित ने सूची मूल्य पर 15% की छूट पर एक टीवी खरीदा। अगर वही से 20% छूट पर लाता तो 1,000 रुपये बचा लेता, यानी कि 5% एक्स्ट्रा छूट मिलती उसको, तो 1,000 रुपये और बच जाते उसके। तो 5% की वैल्यू 1,000 के बराबर है, और उसने खरीदा कितने पे, 15% छूट पर। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 5% की इतनी है, तो इसमें 20,000 हो गई 100% की वैल्यू। तो मार्क प्राइस 100% यानी 20,000 रहा होगा, उसमें 15% की छूट उसने ले ली, 10% कितना हो गया 2,000, और 1% 3,000, तो 17,000 रुपये की उसने खरीदी होगी चीज़। 420 का स्क्वायर है, 110 का स्क्वायर है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निम्नलिखित में से किसे वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है, तो भाई वार्षिक रिपोर्ट तो राष्ट्रपति को ही सौंपी जाती है, और ये NCSC आर्टिकल 338 338, आपको पहले भी इसके बारे में बताया था डिटेल में। अगस्त मलाई जीव मंडल भंडार कहाँ पाए जाते हैं, अगस्त मलाई आपका है कहाँ पे, केरल में, ठीक है। और ये शायद UPSC प्री में भी आया था 2019 के 19 में ही आया था ना शायद, मिलान करके करके कुछ ऐसे आया था, 18 या 19 में ही आया था आई थिंक। टैंक को देखते हुए बढ़ेंगे जल्दी से। इसने क्या बोला, AB और CD, तो बदल लो। AB और CD की लंबाई दे रखी है, AB की लंबाई कितनी दे रखी है 10√3, और CD की लंबाई कितनी दे रखी है 6√2। विपरीत भुजाओं पर झुकी हुई है, नीचे तल के बीच दो सीढ़ियों के ऊपरी सिरों की दूरी ज्ञात कीजिए। तल के बीच यानी कि इस डिस्टेंस को इनको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता है, क्या पता है कि
ये लाल बटे कक्का का तो आपको पता है ना, साइन कॉस टेन। तो ये है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो आधार बटे कर्ण अगर मैं करता हूँ तो ये क्या होता है, साइन कॉस। ठीक है। और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, तो ये कितना है, 6√2, सॉरी, आधार कितना है, एक्स अपॉन में, ये कितना हो गया, आधार कितना, कर्ण कितना हो गया, 6√2। और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/√2, ये होती है ना, हाँ यही होती है कॉस 45 की वैल्यू। ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, 6√2 हो जाएगा, और √2 से √2 कैंसिल हो गया तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। और ये निकालना है आपको, है ना। तो ये इतना दे रखा है, फिर अगेन इसमें ये लगा दो, आधार बटा कर्ण, तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 60। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम्म, कहाँ पे थे, कॉस 60 तक आ गए ना। हाँ, कॉस 60 की क्या वैल्यू होती है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा, ए, और कर्ण कितना है, 10√3। और यहाँ पे थीटा कितना है, 60, तो यहाँ पे कॉस, साइन कॉस है ना, तो कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2। तो आधार कितना आ गया, 5√3, क्योंकि ये इधर आ जाएगा और 2×5 = 10। तो आधार इतना आ गया 5√3, और ये 6 आ गया, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 6 + 5√3, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये बोल रहा है ये भी निकालना है आपको, अच्छा अच्छा, है ना। सीडी, तल के बीच और दो सीडी के ऊपरी सिरे की दूरी कितनी है, दो सीढ़ियों के ऊपरी सिरों, ऊपरी सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ऊपरी सिरों की, यानी कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है क्या, देखो ये तो 6 आ गया, अब इसको निकालने कैसे, 10 से। तो 10 10 10 10, कलर बदल देते हैं इसका, 1060 लंब बटा आधार होता है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स लंब बटा आधार कितना आ गया, अब 5√3। ठीक है। और 1060 कितना होता है, √3, तो 5×3 = 15, तो ये 15 आ गया, ये 6 आ गया, तो 15 में से 6 गया, कितना बचा, 9। और यही हमने लगाया था शायद, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, डी एफ की माता है, तो डी जो है ये माता है एफ की। ठीक है। डी जी के पिता की माता है, डी जो है वो जी के पिता की माता है, तो जी इनका बेटा होगा, जी के पिता की माता। जी ए और सी का भाई है, तो जी जो है ये भाई है ए और सी का। एफ ई का इकलौता पुत्र है, तो एफ जो है वो डी का पुत्र है, तो ई का पुत्र, ई इनके पिताजी हो गए। ई का इकलौता पुत्र है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, ई सी के पिताजी के पिताजी, यानी कि दादा, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उनके पास कोशिकांग के रूप में केवल बहुत छोटे राइबोसोम्स होते हैं, बाध्य कोशिकांग से होते हैं, इसको बाद में देखेंगे यार, पता नहीं क्या है। रमेश इतने रुपए इन्वेस्ट करके एक व्यवसाय शुरू करता है, और कुछ महीने बाद सुरेश इतने रुपए के साथ उसके साथ जुड़ता है, वर्ष के अंत में लाभ जो इस रेशियो में होता है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बराबर प्रॉफिट का रेशियो होता है, आपको पता है। रमेश ने कितने रुपए लगाए, 48,000 रुपये लगाए हैं, और कुछ महीने के बाद कौन आ गया, सुरेश आ गया, कितने रुपए के साथ, 36,000 रुपये के साथ। कुछ महीनों के बाद आया, हमने माना इसने एक्स महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, और इसने पूरे साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, और इनका रेशियो जो है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही होता है प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है। तो 3 0 से 3 0 खत्म, ये एक्स इधर चला गया इनटू में, और ये 4 इधर आ गया नीचे, तो यहाँ से ये खत्म, 6 6 36, 6 8 48, और 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो एक्स की वैल्यू 4, यानी कि इसने 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, तो ये कितने महीने बाद आया होगा, 8 महीने बाद आया होगा, क्योंकि 12 महीने थे ना टोटल, और 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो 12 महीने के लिए 8 महीने के बाद आया। पिंकी प्रिया से लंबी है लेकिन रीना से छोटी है, तो पिंकी प्रिया से लंबी है और रीना से छोटी है, पिंकी प्रिया से लंबी है और रीना से छोटी है। ठीक है। रिया शीला से लंबी है, जो प्रिया से छोटी है, रिया शीला से लंबी है, ये प्रिया है और रिया,
रिया शीला से लंबी है, तो ये शीला से लंबी है, जो प्रिया से छोटी है, तो शीला जो है वो प्रिया से छोटी है, तो प्रिया से छोटी है शीला, ठीक है। रीना रिया से लंबी है, तो रिया से लंबी है रीना, ठीक है। जो पिंकी से लंबी है, तो रीना पिंकी से लंबी है, ठीक है। सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी शीला ही दिख रही है यहाँ पे, और कौन है? शीला। ऑप्शन नंबर बी। टाइम बहुत कम है, तेजी से चलेंगे। इंग्लिश, हिंदी। स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? स्टैंड अप इंडिया के बारे में पहले ही मौके में पूछा गया। ये एस सी एस टीज के लिए जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करना और सब बढ़ावा देना, उसके लिए किया गया था शुरू। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, शायद यही पूछा गया था कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये योजना फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, आई थिंक। तो पहले ही ऑप्शन गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 वर्ष पहले राम और सुंदर की आयु का अनुपात है, तो भाई 6 वर्ष पहले राम और सुंदर की एज का रेशियो कितना है? 6:5। 4 वर्ष बाद, तो आज से 6 वर्ष पहले दे रखा है, 4 वर्ष बाद कितना है रेशियो? 11:10 हो जा रहा है, ठीक है। वर्तमान एज बतानी है, देखो यहाँ से रेशियो कितना बढ़ा? 5। यहाँ से रेशियो कितना बढ़ा? 5। आसान काम हो गया। तो 5 रेशियो बढ़ रहा है, पर एक्चुअल में कितनी एज बढ़ रही है इनकी? -6 + 4 10। तो 5 रेशियो की वैल्यू 10 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पे इसकी जो एज है वो कितनी होगी? 6 दूनी 12, यहाँ पे 5 दूनी 10। तो 12 से 6 इधर आएंगे तो 18 हो जाएगा। ये 6 वर्ष पहले 12 का था, तो अब 18 का होगा। और ये 6 वर्ष बाद 16 का होगा। पूछा गया सुंदर की वर्तमान आयु, यानी कि 6:16। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ऑड वन आउट छांटना है आपको, तो ओ हमेशा इसमें लास्ट वाले पेड़ को पहले देखना है। तो ओ से डब्ल्यू, तो 15 से 23, 8 का गैप। एल से टी, के एल 12 8 20। एस से ए, तो 19 और 7 और 1 8 का गैप। आई से आर, तो 9 और 9 18, 9 का गैप। इस वाले लास्ट पेयर में 9 का गैप है, बाकी सब में 8 का गैप है। तो ये वाला ऑड वन आउट। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय सूबेदारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पदवी का उपयोग किया जाता था? जो प्रांतीय सूबेदार, तो प्रांतीय गवर्नर की बात चल रही है इसमें। तो प्रांतीय गवर्नर को कहते थे उपरिख, और सभी की अलग अलग इकाइयों को अलग अलग कहते थे ना, आपने ये पढ़ा होगा, जहाँ से ही पढ़ा है, लेकिन ये वाली चीज़ें पढ़ी होंगी। 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से उधार ली गई एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, 80 रुपये है। यदि धनराशि को फिर से 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर 80 है, तो 2 वर्ष के लिए एसआई और सीआई का अंतर कितना होता है? R² 100%। तो आर कितना है? 10, तो 10 दाम 100/100%, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है? 80 है। तो 1% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू 8,000 है। अब इसका निकालना क्या है आपको? 12%। तो 12×8 = 96, 960। इंटरेस्ट ही तो पूछा था। गत्ते के डिब्बे, कांच के गिलास और लकड़ी के स्टूल के लिए वेन डायग्राम बनाना है आपको। तो गत्ते के डिब्बे अलग, कांच के गिलास और लकड़ी के स्टूल, तीनों में कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? डिब्बे, गिलास, स्टूल, लकड़ी के, कांच के, गत्ते के, आई थिंक तीनों अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ एक दूसरे से रिलेशन इनका कोई दिख नहीं रहा। पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान इतना है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? ये तो शायद पहले भी देखा था। इसका निकालने का एक तरीका था कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का जो एक्चुअल मान होता है वो कितना होता है, जो भार होगा वो होता है, उसके लिए उसमें 9.8 की मल्टीप्लाई करनी होती है, आई थिंक। लेट्स ट्राई। तो 12×96, 12×108, और 10, 118 में से एक 100, इतना होगा उसका भार। और चंद्रमा पे इसका 1/6 होता है, आई थिंक। तो 6 × 6, 6×9 = 54, 3×6 = 36, तो 196 ऑप्शन में भी है। तो भाई ये काम आ गया, पहला न्यूमेरिकल कर पा रहा हूँ मैं साइंस का ये आज। एक पुस्तक का अंकित मूल्य इतना है, व्यक्ति ने 2 क्रमिक छूट, पहली 12% छूट प्राप्त करने के बाद उसे इतने रुपए में खरीदा, तो दूसरी छठ छूट बतानी है। तो 900 रुपये अंकित प्राइस था उसका, तो पहली छूट 12% की मिली, तो 12% छूट मिल गई, तो कितने की छूट मिल गई? देखो 10% कितना हो गया? 90। 1% 9, और 2% 18, तो ये हो गया 108। तो 108 रुपये की छूट मिल गई 900 पे, तो कितना हो गया? 792। ठीक है। अब उस पर एक और छूट मिलेगी, जिससे कि वो 993 में बेच पाएगा इसको, तो कितने रुपए की छूट मिलेगी?
100 माइनस एक 99, तो 792 में 99 रुपये की और छूट मिलेगी, तो कितना प्रतिशत हो गई है? तो 11 99, 11 6 77, और 11 दूनी 22, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 12.5% की छूट मिलेगी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी से अलग पिता बेटा सास भाई, बाकी सब मेल है, सास फीमेल दिख रही है। सैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण, करंट अफेयर का कोई आइडिया नहीं। इंग्लिश, हिंदी। एक ही वस्तु की दो इकाइयां अंकित मूल्य समान है, मार्क प्राइस समान है इनका, और दो इकाइयों को दो अलग अलग ग्राहकों ए और बी को बेचा जाता है। तो ग्राहक ए को 25% की छूट दी जाती है, तो एक व्यक्ति है जिसको 25% की छूट दी गई, और बी को दो छूट दी जाती है, 20 और 5, दो क्रमिक छूट दी जाती है। ए और बी की जो छूट है उनके बीच का अंतर है 12 रुपये। तो ए ने किस मूल्य पे वह खरीदा? देखो, अगर मैं मानूँ 100 रुपये था उनका अंकित मूल्य, तो पहले को मिला 25% यानी 25 रुपये की छूट, दूसरे को दो सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। तो 25 में से एक गया तो 24, एक को मिली 25% की छूट, एक को 24% की, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 1%। और इनका डिफरेंस एक्चुअली में कितना दे रखा है? 12 रुपये। तो डिफरेंस आ कितना गया? 1% 12 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। यानी कि जो मार्क प्राइस है 100 रुपये, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1200। तो ए ने किस मूल्य पर खरीदा? तो ए ने 25% की छूट दे के खरीदा, तो यानी इसने 3/4 में खरीदा होगा 75% में, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 25% छूट पे खरीदा ना उसने। आगे क्या आएगा ये बताना है। 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 9 20, 12, तीन का पारा चल रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो इसमें 15 प्लस करेंगे तो 4 और 5 और 2, ऑप्शन नंबर सी। 3 3 का गैप लेके प्लस कर रहा है इसमें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के कौन से स्थान पे? करंट अफेयर का नो आइडिया। आगे चलते हैं। 6 पुरुष या 9 बच्चे 18 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, तो 6 पुरुष या बोला या 9 बच्चे, यानी कि 6 पुरुष बराबर 9 बच्चों के हैं। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो एक पुरुष 3 काम करता है और एक बच्चा 2 काम करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालें तो 6 पुरुष 18 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो एक पुरुष 3 काम कर रहा है, तो 6 पुरुष 18 काम कर रहे हैं, और टोटल 18 दिनों तक काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? 324। अब उसने क्या बोला है? 3 पुरुष और 6 बच्चे एक साथ कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे? तो 3 पुरुष कितना काम कर देंगे? 9, और 6 बच्चे कितना कर देंगे? 12, तो 12 8 21, तो 21 काम ये मिलके कर देंगे एक दिन में, और इस टोटल काम ये है, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 3 7 21, 3 एकम 3 अट्ठे 24, तो 108/7, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इनका कुछ कुछ मतलब दे रखा है, तो 21 ए का मतलब क्या है? प्लस 34, सी का मतलब क्या है? -6, बी का मतलब क्या है? इंटू, डी का मतलब क्या है? डिवाइड, तो 9 अट्ठे 72, ए का मतलब क्या है? +13, बी का मतलब इंटू 1, प्लस डी का मतलब डिवाइड, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 3 2 5 55, 48 प्लस 14 28 और 1 28 में से 1 गया 27, तो ये कितना हो गया? 55 में से 48 गया, कितना बचा? 7, तो 3 34 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कौन सी फसल रवि फसल का उदाहरण है? रवि और खरीफ का मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। तो रवि में क्या होता है? गैस चना जौ, गैस चना जौ, गैस से गेहूं, सा से सरसों, चना जौ, तो सरसों इसमें है रवि फसल का एग्जाम्पल। एक रेलवे ट्रैक के पास खड़ा एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी पर देख सकता है। वह 150 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन को देखता है और 45 सेकंड में गायब हो जाती है ट्रेन। ट्रेन की गति बतानी है। ये पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें इसने बोला है कि एक व्यक्ति जो है वो 600 मीटर की दूरी तक देख सकता है, ट्रेन की लंबाई इतनी है, और ट्रेन 45 सेकंड में इसके सामने से गुजर गई। तो ये देखो, ये व्यक्ति खड़ा है, ये यहाँ से भी 600 मीटर की दूरी पे देख सकता है और यहाँ से भी 600 मीटर की, दोनों तरफ देख सकता है ना ये। तो यानी कि जो डिस्टेंस कवर किया होगा ट्रेन ने, वो 6 और 6 1200 मीटर ट्रैवल किया होगा, प्लस अपनी लेंथ के बराबर भी डिस्टेंस को ट्रैवल किया होगा उसने।
है ना। तो 1200 मीटर जितना वो देख सकता है प्लस उसने अपनी लेंथ, तो इतना डिस्टेंस कवर किया उसने एस की स्पीड से कितनी देर में, 45 सेकंड में। तो इस 45 को, एस को इधर ले जाओ और 45 को यहाँ ले आओ, तो कितना हो गया, 1350 अपॉन में 45। तो 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 तिया 15, 30 आ गया। तो ये 30 मीटर पर सेकंड आगे इसकी स्पीड, इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, 18/5। तो 5 × 30, 18 × 108। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। एक महिला की तस्वीर तस्वीर देखते हुए इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, वह मेरे भाई, तो ये प्रिया है, प्रिया के भाई के इकलौते बेटे हैं। तो भाई का, ये भाई है इनके, इनका कोई बेटा है, इकलौते बेटे की माँ है, तो वो इनकी पत्नी हुई। वह महिला प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, तो प्रिया के भाई की पत्नी, तो ऑप्शन नंबर सी। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को साक्षरता दर के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा किसकी है, केरल, तो पहले सी आएगा। लो एक ही ऑप्शन में पहले सी, आरोही मतलब कम से ज्यादा की तरफ, है ना। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो भाई सबसे ज्यादा सी एंड में आएगा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे ए आएगा और फिर पहले बी आएगा, तो मिजोरम से ज़्यादा लक्षद्वीप, उससे ज़्यादा केरल। ठीक है, अभी गलत हो जाता है ये। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, इसको अरेंज करना था। ठीक है, चलिए। एक परीक्षा में 33 सही 1/3% महिलाएं थी। तो भाई महिलाएं हैं, यानी गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो दे रखा है इन्होंने कितना, 1/3 गर्ल्स है, तो 3 में से एक गर्ल है तो 2 बॉयज़ है। ठीक है, कुल लड़कियों में से इतने प्रतिशत और लड़कों में से आधे उत्तीर्ण हो गए, तो 1/3, तो 1/3 लेना है एक का, तो पॉइंट में आ जाएगा। आगे भी कुछ दिया हुआ है कि इन्होंने 7/8 भी लेना है, तो यानी कि 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए, और आगे इन्होंने क्या दिया 20%, तो 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, है ना। तो कितना, 15, 5 तिया 15, 15 × 8 = 120, तो मैं इसको 120 मान लूँ, है ना। 120 इसको मान लिया मैंने, और ये एक की वैल्यू 120 है तो दो की वैल्यू 240 हो गई। ठीक है, इसने बोला इसमें से 2/3, तो इंटू 2/3, 3 × 4 = 12, तो 80 पास हो गई। ठीक है, और लड़के आधे पास हो गए, यानी कि 120 पास हो गए। कुल लड़कियों में से 7/8 नृत्य पसंद करती हैं, तो 7/8 नृत्य पसंद करती हैं, यानी कि डांस पसंद करती हैं। कितना, 8 × 8, 8 × 5 = 40, 15 × 7 = 135, तो 135 लड़कियां डांस पसंद करती हैं। 20% लड़कों को चित्रकारी पसंद है, तो 20% यानी कि इसका 48 लोगों को चित्रकारी पसंद है। 20%, 24 दूनी 48। ठीक है, बोला क्या इसने, अब नीचे देख के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। चित्रकारी पसंद करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा उत्तीर्ण की है, उत्तीर्ण तो 120 ने की है, तो पहला गलत हो गया, चित्रकारी 48 है। अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या उत्तीर्ण लड़कों की संख्या से अधिक है। अनुत्तीर्ण लड़कियां कितनी हो गई भाई, 40, और उत्तीर्ण लड़के कितने, 120, तो इससे अधिक है क्या, 40 नहीं, ये भी गलत हो गया। अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या, अनुत्तीर्ण लड़कियां कितनी है, 40, चित्रकारी पसंद करने वाले लड़कों की संख्या से अधिक है क्या, 48 से अधिक है क्या, नहीं। नृत्य पसंद करने वाली कुछ लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई हैं, 3 तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, तो चौथा ठीक होना ही चाहिए। बट नृत्य पसंद करने वाली कुछ लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई हैं, तो 135 पसंद करती हैं और पास हुई हैं केवल 80, तो 80 की 80 भी अगर इसमें हैं तो कुछ तो ऐसी होंगी ना जो फेल वाली होंगी इसमें, क्योंकि ये 80 से ज़्यादा है, तो वैसे ही चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए, सभी जैक एस हैं, तो सारे जैक एस हैं, कोई एस किंग नहीं है, तो एस किंग नहीं है। कुछ क्वीन किंग है, तो इनमें से जो कुछ क्वीन है, कुछ क्वीन किंग है, ठीक है। कुछ क्वीन जैक हैं, तो कुछ क्वीन जैक हैं, डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है क्या, नहीं। कुछ किंग जैक हैं, तो कुछ किंग जैक हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। कोई जैक का किंग नहीं है, तो कोई भी जैक किंग नहीं है, ये ठीक होगा, क्योंकि जब ये किंग ए के अंदर ही एंट्री नहीं कर सकता तो जे तक कैसे जाएगा, तो थर्ड वाला करेक्ट है। तो केवल ओनली ओनली 3, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। कार्बनिक यौगिक के कार्बोक्सिल, पता नहीं भाई ये सब क्या होता है साइंस का। इसने क्या बोला, स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो ये है, तो लड़के बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो कितना है, 3 और 2। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो एक बार इसको 1 0 बढ़ा लेते हैं। इनका 20% यानी कि 6, और लड़कियों में 25% यानी कि 5, इनका 25% छात्रवृत्ति धारक हैं,
तो उनका प्रतिशत बताना जिन्होंने धारण छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो टोटल में 50, 50 में से 11 ने धारण कर रखी है, तो 50 में से 11 के 39। तो 50 में से 39 के पास नहीं है। तो इंटू टू 100 इंटू टू 78। तो 78% के पास नहीं है। मनोज ने एक मैराथन में भाग लिया। उसने स्टार्ट लाइन से दक्षिण की ओर दौड़ना शुरू किया। तो उसने दक्षिण की ओर दौड़ना शुरू किया, 5 किलोमीटर तक पहुंचा। वह बाएं मुड़ गया, तो दायां बायां बाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। उसने वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर, अब यहाँ से दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ गया। सेकेंड, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, वह बाएं मुड़ा, दाएं बाएं मुड़ गया। उसके बाद वह दाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, वह अपने दाएं मुड़ गया, अगेन वो दाएं मुड़ गया और 15 किलोमीटर चलेगा। 10 से आगे 15 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, इसके सामने आ गया। अगेन वह बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर से वह बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तो बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चला और फिनिश लाइन तक पहुंच गया। स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश लाइन किस दिशा में है? यहाँ से शुरू किया था उसने, साउथ इधर है, तो ये किधर है? ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम में है ये। केंद्रीय बजट में किस योजना 2023-24, बहुत पिछला बजट पूछ रहा है, मेरे को तो अभी का भी नहीं पता। इंग्लिश और हिंदी। सेंटर फॉर रिसर्च CREA की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? ये ऑलरेडी मॉक में पूछा गया और ये शायद न्यूज़ में भी रही थी, CREA की रिपोर्ट, पर ये 2023 का है। बट ये शायद मॉक में ही आया था। तो इसका आंसर दिल्ली नहीं था, इसका आंसर था बर्नी हाट। ये शायद मिजोरम या नॉर्थ ईस्ट का कोई वो था। ये पहले मॉक में किसी में आ चुका है, CREA। जब एनालिसिस कर रहा था तो मैंने इसका दिल्ली ही लगाया था, बट शॉकिंगली इसका बर्नी हाट करके कोई शहर नाम था। पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है इस रेशियो में, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेना रेशियो को। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसका जो फ्रैक्शन में नीचे है ना, इसको सेम बना दो। कैसे बनाओगे? 5, 2 और 3 को क्या बना सकते हो? 5, 10 से 30 बना सकते हैं। तो इंटू 6 करेंगे तो ऊपर 6 हो जाएगा, है ना। ऊपर नीचे इंटू 6 करना पड़ेगा, नीचे 30 ऊपर 6। इसमें 2 है तो 2 में 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 15 आ जाएगा। इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 आ जाएगा। प्रत्येक 4 महीने में के अंत में सी अपनी पूंजी 50% की कमी करता है। तो सी 50% की कमी करता है, तो भाई एक एक ज़ीरो बढ़ा दो पहले, ठीक है, कभी इसमें फिर पॉइंट में ना पहुंच जाए। ए अपनी पूंजी 50% वृद्धि करता है, बी अपनी पूंजी में परिवर्तन नहीं करता। ए का लाभ इतना है, सी का लाभ बताना है। प्रत्येक 4 महीने के अंत में सी अपनी पूंजी 50% कम करता है और 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो पहले 4 महीने के लिए तो इसने 100 है, पहले 4 महीने के लिए। अगले महीने के लिए इसने 50% सी ने क्या कर लिया? कमी कर ली। तो ये 50 हो गई अगले 4 महीने के लिए। फिर 50 कम कर ली, 50%, फिर 4 महीने के लिए इतने इन्वेस्ट कर दिया इसने। बी ने 12 महीने के लिए इतने इन्वेस्ट किया है। सी क्या कर रहा है? सॉरी, ए क्या कर रहा है? 50% की वृद्धि कर रहा है। तो भाई ये 600 से 50% वृद्धि कर रहा है, तो पहले तो 600 को ही इन्वेस्ट करता है 4 महीने के लिए। अगले 4 महीने में 50% वृद्धि करके 900 कर दे रहा है 4 महीने के लिए। फिर 50% यानी कि 450 की वृद्धि, 50% की वृद्धि कर रहा है ना। 9 और 6, 300। अब ये 9 और 4, 13, तो 1350 में 4 की मल्टीप्लाई। ये 4 महीने के लिए हर 4 4 महीने में बढ़ा रहा है। तो इसने टोटल कितना इन्वेस्ट कर दिया होगा? 6 चौक 2400, 9 चौक 3600 और 135 चौका, 13 चौका 52, 5 चौक 20, तो 540। तो इसने 0 0, 6 4 10 4 14, 1 3 2 5 6 5 11, 114, डबल ज़ीरो। और इसने कितना इन्वेस्ट किया? 0, 12 पंजे 60, 12 कम 12 और 6 18। और इसने कितना इन्वेस्ट किया? 400, 200 और 100। 4 और 2 6 और 1 7, 700 इन्वेस्ट किया इसने। तो 2 2 ज़ीरो हटा दें, 2 2 ज़ीरो हटा दी, ठीक है। ठीक है, तो 10 14, 9 5 8 10 11, ठीक है, 114, 18 और 7। भी क्या बोला था इसने? क्या बोला था इसने? सी ए का हिस्सा इतना है, तो ए की वैल्यू दे रखी है 2.85। तो 114 की वैल्यू दे रखी है 2 पॉइंट, यार पॉइंट में ज़्यादा हो जाएगा, अभी टाइम बहुत कम है, इसको बाद में देखेंगे अभी।
ऐसे ही करना है वैसे जैसे मैंने किया ना, बस कैलकुलेशन रह गई, अब उसको देख लेना आगे। 7 है, ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद एक और ठीक पहले 5 है? तो 7 के बाद एक, ठीक पहले 5, तो 1, 2, 3, 4, तो 4 ही ऐसे मेरे को दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। नेता बताने और उनका दल से मिलान करना है उनका। तो आगा खां मुस्लिम लीग के वन ऑफ द मेंबर थे ना, तो ये तो थे। जवाहरलाल नेहरू फॉरवर्ड ब्लॉक जो थे वो स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। एम एन रॉय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बिल्कुल ठीक। तो पहला और तीसरा दो युग में ठीक होने चाहिए। ABC एक टैंक को 6, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। तो ABC भर सकते हैं भाई। तो 12 दूनी 24, 2, 8 तिया 24, 6 चौक 24। टैंक भरने के लिए सभी पाइपों को एक साथ इस प्रकार खोला गया कि प्रत्येक पाइप द्वारा लिया गया समय ये है, मतलब इतने इतने टाइम के लिए खोला गया है। तो अगर मैं टाइम इनका 3x, 2x और 1x मान लूँ, है ना, तो कितने समय में टैंक भर जाएगा? तो ए जो है वो 4 काम करता है 1 घंटे में, तो 3x घंटे में कितना करेगा? 12x। प्लस बी 3 काम करता है 2 में, 3 दूनी 6x। और सी 1x करता है, 1x टाइम में करता है और 2 काम करता है, तो टोटल काम कितना कर देगा? 2x बराबर टोटल काम कितना है? 24। तो ये 12, 6, 18 और 2 20, 20x की वैल्यू 24 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एकम 2, तो दूनी 4, 1.2 आ गई x की वैल्यू। पूछा कितने टाइम में टैंक भरेगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन काम कर रहा है? ये 3x। तो सबसे लेट तक ये काम कर रहा होगा 3x। तो 12 तिया 36, 3.6 टाइम में ये भरेगा। महिलाओं को दर्शाता है, वर्ग माताओं को दर्शाता है। इसने बोला महिलाएं नर्तकी हैं लेकिन माताएं नहीं हैं। तो वर्ग महिलाओं को दर्शा रहा है, व्रत नर्तकी को दर्शा रहा है, और त्रिभुज महिला, वर्ग माता और व्रत नर्तकी। इसने बोला है नर्तकी माताएं नहीं है, तो माता कहाँ पर है? वर्ग। तो वर्ग को हटाना है, बाकी दो को इंक्लूड करना है, तो 9। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर है? तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन सा होता है? इनकम टैक्स सबसे बड़ा डायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल है। इसने क्या बोला? कोयले की कीमत में 40% की वृद्धि की गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि कोयला पर खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े? देखो 100 रुपये की चीज़ खरीद रहा था मैं, 100 यूनिट, है ना, तो अब वो 40% की वृद्धि होगी, तो 140 रुपये की, अब उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी 40% की, तो 140 रुपये की चीज़ है वो। और मेरे को अभी भी खपत कितनी रखनी है? 100 यूनिट ही रखनी है। तो मेरे को खपत कम कितनी करनी पड़ेगी? 40 की। कितने पे? 140 पे, है ना। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? इंटू 100। दो दूनी 4, 2 सत्ते 14, 200/7। तो 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 28 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रियल को ये लिखा है, तो कार्ट को क्या लिखा जाएगा? R 18 होता है। 18 दूनी 36 लिख दिया E की एक्चुअल वैल्यू 5 लिख दी, A की एक्चुअल वैल्यू लिख दी L, 12 दूनी 24, है ना। हाँ, तो या तो वॉविल को एज इट इज़ लिख दिया है, या फिर बीच वाले दो को एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है। तो 3 दूनी 6, वॉविल कितना होता है? 1। आर का कितना हो गया? या तो 18 रहेगा या फिर 36 हो जाएगा। टी का तो डबल ही होना है ना, 40। तो 6 1 के बाद 18 है, 36 नहीं, यानी कि बीच वाले दो को इसने एज इट इज़ लिखा है, बाकी अगल बगल को डबल कर दिया इसने। जवादी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पे हैं, बिल्कुल ठीक है। डोडा बेटा पश्चिमी घाट सेकंड हाईएस्ट चोटी है, बिल्कुल ठीक है। जयंतियाँ, तो गारो खासी जयंतियाँ, अच्छा इसमें मिलान करना है इसमें। तो गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ी जो मेघालय में है ना, तो 3 का D होगा। तो 3 का D, 3 का D, और बाकी 1 का A और 2 का B, 3 का D, 4 का पटकाई बूम पूर्वांचल, ठीक है। कौन सा वक्र कर की दरों और कर राजस्व की राशि के बीच संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स कर्व, तो आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में भी था ये। तो फिलिप्स कर्व जो है बेरोजगारी और इन्फ्लेशन वगैरह का संबंध दर्शाता है। लोफर कर्व, आई थिंक लोफर कर्व दर्शाता है टैक्स और राजस्व सरकार के बीच का कोई संबंध, आई थिंक ऐसा कुछ इसमें होता है लोफर कर्व में। कुनेत का पता नहीं भाई। लॉरेंज वक्र क्या बोलता है? लॉरेंज वक्र आई थिंक ये इनइक्वालिटी के बारे में बात करता है, तो आई थिंक लोफर कर्व होना चाहिए इसका। इसने क्या बोला? इसने लोहे के कबाड़ का सौदा करता है, उसने पहले
प्रकार के कबाड़ को इतने रुपए में बेचा और 106% 6% का लाभ अर्जित किया। दूसरे वाले को उसने फिर उसने 990 रुपये में दूसरे प्रकार का कबाड़ बेचा और 10% का लाभ अर्जित किया। क्रय मूल्य बताना है। तो भाई 636 रुपये का जो उसने बेचा था, 6% का लाभ था, यानी कि 106% की वैल्यू है ये। तो 100% की वैल्यू निकालें तो 6 6 36। तो ये पहले वाले का तो क्रय मूल्य 600 आ गया और इसने 990 रुपये की कोई चीज़ बेची, 10% का लाभ, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी, 110%। तो 100% कितना आ गया, 11,99 900। तो क्रय मूल्य का इनका योग बताना है ना, टोटल। तो 9 6 15, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी संख्याएं श्रृंखला से हटा दी जाती हैं तो कौन सी बाएं से 10वीं होगी? दाएं बाएं, यहाँ से 10वीं। तो आपको संख्या हटा के लिखना नहीं है इसको दोबारा से, आप सीधा संख्याओं को इग्नोर करते हुए गिन लेना 10वें स्थान पे कौन आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एल आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए, मृत्युदंड की सजा दिए गए दोषी को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति? तो पार्डन पावर्स होती हैं आर्टिकल नंबर 72 में, जिसमें वो मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। इंग्लिश हिंदी। एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है, दीवार के ऊपर से। अभी ये ट्रिग्नो उसका हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस का, इसको देखते हैं अभी, है ना, टाइम कम है तो इस वजह से आगे इजी क्वेश्चंस ना छूट जाए। ये भाई क्या है इसमें देखें, तो ABCDE तो +4, STUVW +4, DEFGH +4, FGHIJ GHIJK HIJKL +4 का रखा है सब में। तो GHIJ तो +4 नहीं है, JKLMN +4, KLMNO +4, LMNOP +4, तो इसमें सब में +4 है, तो ये वाला सेकंड वाला करेक्ट हो गया, सब में +4 का रखा है इसने, ठीक है। कौन सा शब्द सिलम्बम थांगटा और थोड़ा का सही वर्णन है? थांगटा तो एक मार्शल आर्ट है ना, तो मार्शल आर्ट्स थर्ड ऑप्शन में। थांगटा तो शायद उसका मणिपुर, उसका सिक्किम या मणि सिक्किम का आई थिंक शायद, ये मार्शल आर्ट है एक। बाकी दो का तो उतना पता नहीं, लेकिन ये थर्ड वाला मार्शल आर्ट है। इसने क्या बोला इसमें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, देखो ये वाला तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। कॉसेक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/sin लिख सकता हूँ, ठीक है, इंटू टेन। इंटू कॉट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/10। तो 10 से 10, साइन से साइन, 1/1, यानी ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। डिक्शनरी के क्रम में आपको इसको लगाना है, तो डिक्शनरी क्रम में कैसे लगाएंगे आप, आपको ऑप्शन से जाना होता है इसमें। तो सबसे पहले चेक करना है 1 4 3, इन तीनों में से पहले कौन आएगा। तो 1 4 और 3 में से पहले कौन आएगा ये देखना है। PETI TI 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 ON पिटीशन तक पूरा लिखा है, पिटीशन तक पूरा लिखा है, तो यहाँ पे ये है। बाकी सब में पिटीशन के बाद भी लिखा है, तो 3 पहले आएगा, तो ये 2 ऑप्शन खत्म। उसके बाद 1 1 4 5, तो 4 और 5 में से चेक करना है पहले कौन आएगा। तो पिटीशन, पिटीशन। उसके बाद ई, इसमें डी है, इसमें आर है, तो पहले डी आता है ना, तो ऑप्शन नंबर 5 पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो इसमें हमने कर लिए क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे तो वो वाला रह गया था, कौन सा था वो, हाँ ये वाला रेशियो वाला था, इसको जल्दी से देखते हैं ना, इसमें क्या रह गया था। इनका वो कितना बना था, 30 30 30 30 बना था। तो 5 दूनी 10 या 30, तो 5 6 30, तो ये 6 था, और ये 5 15 था, ये 15 दूनी 30, और ये कितना था, 3 धाम 30 10 था, ये रेशियो बन गया था। हमने कहा था एक एक जीरो बढ़ा लेना है इसमें, है ना। और ये 50% तक बढ़ा रहा था अपनी, तो 50% बढ़ाने के लिए ये तो 600 आ रहा था ना, ओ इसीलिए आंसर गलत आ रहा था हमारा। चलो, तो इसने 50% बढ़ाया, तो ये कितना हो गया था, ये 4 महीने तक ये इन्वेस्ट करेगा, 6 चौक 24। फिर 60 से 50% बढ़ा के 90 इन्वेस्ट करेगा 4 महीने तक, तो 9 चौक 36। और उसके बाद ये इन्वेस्ट करेगा 90 में प्लस 45 कर दिया इसने, 9 4 13 5। अभी इन्वेस्ट करेगा 4 महीने तक, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, ये कितना आ रहा था, 540।
ये इतना इन्वेस्ट करेगा, तो टोटल कितना आ रहा है, 0, 14, 1, 6, 5, 11, तो 1140 इसने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। इसने पूरा 12 महीने तक इतना इन्वेस्ट किया था, और इसने सी ने क्या किया था, 50% की कमी। तो फिर ये 4 महीने तक इतना इन्वेस्ट कर रहा था, और बाकी ऐसे कर रहा था ये 50% की कमी। तो 4 और 200 और 100, 4 2 6 और 1 7, इसने 700 इन्वेस्ट किया, और इसने 0, 12 5 60, 12 1 12 और 6 18। तो ये आ गया था ना ऑप्शन, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 खत्म। और पूछा गया इसने ए का हिस्सा इतने का है, तो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, इसी रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ए का हिस्सा दे रखा है इसने 2.85, तो ए का हिस्सा दे रखा है, सी का पूछ रहा है। तो 70 की वैल्यू पूछ रहा है, 114 की वैल्यू इसने दे रखी है, ऊपर देखें यहाँ पे करके। तो 114 की वैल्यू दे रखी है 2.85, 114 की वैल्यू इंटू 100 कर दिया, 2 पॉइंट हटा दिए, पूछ किसका रहा है, 70 की वैल्यू। तो 700, और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, है ना, 57 एकम 57, 57 दूनी 114। ये कितना बचा, 7/4 लाख, लाख में आएगी ना वैल्यू, तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, पॉइंट में 7, 4 पंजे 20, 1.75 लाख। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, वो शायद हमने 660 की जगह इसको 600 लिख दिया था, इस वजह से मैं कह रहा था कि वैल्यूज़ नहीं आ रही, और टाइम की वजह से भी थोड़ा जल्दी जल्दी में हम थे। तो 91 का अटैम्प्ट गया है, टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो अब इसमें और क्वेश्चंस देख ही नहीं सकते हम। एक ये वाला भी रह गया था ना, इसमें क्या बोला था, सीडी का ऊपरी छोर धरा से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस जो था वो 5 था। अब टाइम तो रहा ही नहीं, अब इसमें क्या ही करना, एक ही क्वेश्चन मैथ्स का छूटा है हमारा। लेट्स सी। मैं यार, आज भी हमारे 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं इसमें। ठीक है, सॉरी, दो नहीं 3 क्वेश्चंस आज भी गलत हुए हैं, और करेक्ट 88, और जिसमें से हमने नॉइस स्किप भी किए हैं, और टोटल स्कोर ये रहा है। ठीक है, तो जो भी इसके जो रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, मैं जैसे इसका रिजल्ट आएगा 13 तारीख को, तो उसमें से चेक करके जो जो हमारे रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके जो सही आंसर के साथ कमेंट बॉक्स में उनको पिन कर दो उन क्वेश्चंस को। ठीक है जी। तो चलिए, ये था आज का हमारा मॉक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।